हेलो दोस्तों, राजू नोट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने का। मेरे सब्सक्राइबर्स जो है अभी तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे कांस्टेंट सपोर्ट दिया है। एंड इस बात की माफ़ी भी चाहता हूं कि इस बार मेरा जो अपडेट है बनने में थोड़ा सा लेट हो गया है, रीज़न्स में नहीं, बट आइए फटाफट शुरू करते हैं। इस महीने के जो करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं जिनको हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अदानी पोर्ट्स इंडिया का जो है ये सबसे फर्स्ट इंडियन पोर्ट ऑपरेटर बना है, जो कि श्रीलंका में उनके जो श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर उनका वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो कोलंबो में है उसके साथ भागीदारी करके ये वहाँ पे अपने ऑपरेशंस जो है शुरू करेगा। आपको पहले भी, इससे पहले मैंने बताया था कि श्रीलंका ने जो इंडिया और जापान के साथ एक रीसेंट पोर्ट डील था उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। फिर ये बाद में एक नई डेवलपमेंट है जिससे अभी प्राइवेट प्लेयर्स जो कि इंडिया के अदानी पोर्ट्स हैं वो श्रीलंका में अभी काम करने लगेंगे। चाइना ने अलीबाबा को बोला है कि वो जितने भी उसके मीडिया में एसेट्स हैं, जैसे एज़ पर दी वॉल स्ट्रीट जर्नल उन्होंने कहा है कि जो अलीबाबा एक बहुत बड़ा कंपनी है चाइना का और उसकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन मीडिया ग्रुप्स में है, वो सोशल मीडिया हो या फिर वो प्रिंट मीडिया हो या फिर कोई भी अदर मीडिया हो, चाइना को हमेशा डर लगा रहता है इस मीडिया से, तभी उस पर इतना ज़्यादा पाबंदी लगाता है। अभी वो डर इतना बढ़ गया है उनका कि वो उनके खुद के कंपनीज जो उनके देश के लिए काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा। सो उसमें से ये एक एग्ज़ाम्पल है अलीबाबा का ये एग्ज़ाम्पल जिसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही में जो म्यांमार में हुए जो एंटी कू ऑपरेशंस या प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, इसमें लोगों ने कई सारी जगह पे तोड़फोड़ किया हुआ है और ये तोड़फोड़ स्पेसिफ़िकली चाइनीज़ कंपनी के ख़िलाफ़ किया है। पर इसमें एक जो है ताइवान का भी कंपनी का नुकसान हुआ था। उसके बाद जो ताइवान ने एक हुक्म जारी किया है कि जितने भी ताइवान की कंपनीज़ हैं म्यांमार में वो सब अपना फ़्लैग जो कि ताइवान का फ़्लैग फ्लाई करेंगे और वो इसीलिए करना चाहते हैं ताकि वो चाइनीज़ के साथ अपने आप को डिसएंगेज कर सकें। तो ये वैसे देखने में छोटा स्टेप है पर एक काफ़ी बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप है ताइवान की तरफ से टोटल अपने आप को चाइना से डिसएंगेज करने का। इस चीज़ों को इंडिया जो है कैपिटलाइज़ करना चाहिए। इन चीज़ों को, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इंडिया जो है अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहिए। जो एक रिपोर्ट आई थी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि SIPRI के नाम से जाना जाता है, उसके हिसाब से ये रिपोर्ट आई है कि इंडिया की जो आर्म्स इंपोर्ट होता था, जो इंडिया बाहर देशों से अपने लिए हथियार खरीदता था, वो तकरीबन 33% जो है 33% जो है वो कम हुआ है फ्रॉम 2016 टू 2020 ऑनवर्ड्स। ये एक बहुत अच्छी बात है। इंडिया ने अपने आप को आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ था और इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारा सबसे लार्जेस्ट आर्म सप्लायर था रशिया, जो जिससे हम तकरीबन 70% आर्म्स इंपोर्ट करते थे, बट ये 70% से घटकर अभी 49% तक पहुंचा है। एंड फ्रांस और इजराइल जो है ये सेकंड और थर्ड सप्लायर रहे थे हमारे 2016 से लेकर 2020 तक। सऊदी अरेबिया हमारा बहुत बिगेस्ट ऑयल सप्लायर था इंडिया का, बट रीसेंट जो इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पे इनके ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक्स हुए थे फ्रॉम यमनी और यहूदी ग्रुप्स की वजह से, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन में कटौती की है, जिसकी वजह से प्राइसेस अप हुए हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए इंडिया ने US को अप्रोच किया हुआ है और अभी जो है US इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है इस महीने से। और जो सऊदी अरेबिया है जो कि हमारा सबसे टॉप 2 ऑयल सप्लायर था, वो अभी स्लिप नंबर अपने चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो ये एक भारतीय कूटनीति की एक एग्जाम्पल है कि अभी वी आर नो मोर, हम किसी एक के साथ अभी चिपके नहीं हैं। जहाँ पे हमको फ़ायदा मिल रहा है वहाँ हम स्विंग कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। बिकॉज आप किसी के साथ, जैसे कहा जाता है कि राजनीति में किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती, वैसे ही किसी के साथ आपने किसी परमानेंट फिक्सचर में भी नहीं रहना है। सो ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है।
जो एप्पल कंपनी है उसने चाइनीज़ कंपोनेंट सप्लायर है जिसका नाम है ओ फिल्म ग्रुप करके, इसके साथ उसने अपना पूरा ही जो है नाता तोड़ दिया है। वो उनका ये कहना है कि जो अब चाइना जो है उनके मुस्लिम उइगर मुस्लिम्स हैं जो जिनयांग प्रोविंस में रहते हैं, उनको ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह पे काम करने के लिए एम्प्लॉय किया हुआ है। देयरफॉर वो उनके साथ उन्होंने अपना पूरा ही जो है डीलिंग्स उनसे चाइना के साथ बंद कर दिया। ये एक अच्छी खबर है। हो सकता है कि ये कंपनी अगर बाहर आ जाए या फिर हमको या ताइवान को या फिर थाईलैंड को इससे फ़ायदा होगा। जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने चाइनीज़ के ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स को उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ब्लैक लिस्ट किया हुआ है और ये इन पे जो है इनके ऊपर ट्रैवल बैन लगाया है, इनके ऊपर एसेट्स फ्रीज़ किया है। और ये कहते हैं ये भी उसी मामले से जुड़ा हुआ है जो कि चाइना के उइगर मुस्लिम्स हैं, उस कम्युनिटी पे जितने ये लोग अत्याचार करते हैं जो बाहर मीडिया में नहीं आ रहा है, उसकी वजह से ये यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर सैंक्शंस जो है लगाया हुआ है। तो ये मकसद ये है 2 पॉइंट्स का कि आपको पता होना चाहिए कि चाइना में जो है इंटरनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसको दुनिया अभी देख नहीं पा रही, बट किसी दिन ये एक विस्फोट होगा, इंटरनल विस्फोट होगा चाइना में, बिकॉज ये काफ़ी दिनों से ये मसला जो है चलता जा रहा है। जो हमने पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दैट इज़ 4th लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व्स जो हैं वो फ़िलहाल इंडिया में हैं। और इस बार जो ब्लूमबर्ग कंपनी है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ही एक ऐसी एकमात्र एशियन कंट्री है जिसका करेंसी का वैल्यू जो है बड़ा है, तकरीबन 1.3% जो है बड़ा है। रेस्ट ऑल करेंसीज इन एशिया आर गोइंग डाउन। एशिया की करेंसी जो है उनकी वैल्यू घटते जा रही है, बट भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत मजबूत हो रही है। एक अच्छी खबर है। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था जब हमने पहले गूगल गूगल एप्पल स्टोर जो है उसमें कुछ ऐसा प्रोविज़न किया था कि आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस पर कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा या 30% चार्ज देना पड़ेगा। बट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था इंडिया में और उस टाइम पे रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ये हम इसको चलने नहीं देंगे। फिर उसके बाद ऐप स्टोर ने इसको वापस ले लिया था। फिर हमने उसी टाइम ये डिस्कस किया था कि इंडिया को अपना खुद का एक ऐप स्टोर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तकरीबन दुनिया के 5% ऐप्स जो है इंडिया में ही बनते हैं और इंडिया के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा वो है। तो और मैं समझता था कि ये स्टेप थोड़ा आया, सही अच्छा आया, पर थोड़ा लेट आया। हमको ऑलरेडी इस पर कर देना चाहिए था। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में हमको ये पता चले कि एंड्रॉयड जो मोबाइल्स में अभी डिफ़ॉल्ट जो उसका ऐप आता, प्ले स्टोर आता है, गूगल प्ले स्टोर, उसकी जगह पे शायद इंडिया का अपना खुद का एक ऐप स्टोर आ सके। इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत डायनामिक लिमिटेड जो BDL जो कि हैदराबाद में स्थित है उससे तकरीबन 4,960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को लेने का डिसीजन लिया हुआ है। ये तकरीबन 1,188 करोड़ की लागत लगेगी इस पर। और ये जो है ये मिसाइल जो मिलान 2T मिसाइल है वे वैसे ये फ्रांस का है और ये उनके कोलैबोरेशन में BDL में बनता है। और ये बहुत अच्छी खबर है। एंड ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये का प्रोग्राम जो है कंडक्ट किया जा रहा है। ये जो ATGMs है ये बेसिकली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होते हैं। हाल ही में अलास्का में हुए अमेरिकन और चाइनीज़ डिप्लोमेट्स के बीच की बातचीत में चाइना ने ये कहा है कि उनको लगता है कि US उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर बना रहा है और वो कहता है कि अभी US सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है उनके ऊपर, या तो सैंक्शंस लगाने के लिए या फिर किसी किस्म के दबाव डालने के लिए। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वी सेंस अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ गन पाउडर। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे लग रहा है जैसे US जो है चाइना पे अटैक करने के लिए तैयार है। हमारे लिए इससे फ़ायदा क्या, हम ये जितनी खिंचाव US और चाइना के बीच में हो उतना बेहतर भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत इस सिचुएशन का जो है फ़ायदा उठा सकता है। हाल ही में जो US के डिफेंस सेक्रेटरी आए थे लॉयड ऑस्टिन III,
वो उन्होंने अपने भारत के दौरे पे कई सारे डील्स के बारे में बात किया था, बट उन्होंने साथ में भारत को एक कॉशन भी दिया था कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स है जो भारत रशिया से प्रोक्योर कर रहा है, इस पर यूएस को बहुत ज़्यादा आपत्ति है, क्योंकि ये एज ऑफ नाउ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और इसके आ जाने से इसके हमारे एशिया रीजन में इसकी थोड़ी जो है पावर इम्बैलेंस ज़रूर हो सकता है, बट इसके ऊपर उन्होंने अभी फ़िलहाल यही बोला है कि थोड़ा कॉशियस रहिए, मत लीजिए। बट सैंक्शंस के बारे में तो कुछ बात नहीं किया, बट येस उन्होंने इशारा में तो कहा है कि आप पर सैंक्शंस होने के चांसेस हैं। सऊदी अरेबिया, हमने इससे पहले जब डिस्कस किया था कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो क्यों बढ़ गई थी, वो इसलिए था कि जो सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन की अटैक हुई थी उनके कैपिटल रियाद पर। ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स और जो ड्रोन्स थे ये ईरान द्वारा सप्लाई किया गया था यमनी हौती रेबल्स को, और जिसकी वजह से ये उन्होंने अपना रिफाइनरीज को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था और ऑल्सो प्रोडक्शन कम कर दिया, जिसकी वजह से ये जो ऑयल प्राइसेस हैं काफ़ी बढ़ चुकी थी। जो हमारे यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने जो 3 दिन के दौरे पे भारत आए हुए थे, उन्होंने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत और चाइना के बीच में लड़ाई हो सकती है। उन्होंने ये सोचा कि हाँ, तनाव रहेगा, खींचातानी रहेगी, बट फुल फ्लेज्ड वॉर शायद भारत और चाइना के बीच में नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता फिर वो इंटरवीन करते। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जताया कि जो इंडिया है वो एक मजबूत दावेदार है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, चाइना के लिए, और वो चाहते हैं कि चाइना जो यूएस की रिलेशंस है इंडिया के साथ वो मजबूत रहे, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें उनका बोलबाल रहे। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि पहले जो यूएस इस रीजन को एड्रेस करता था, या तो वो इंडो पाक रीजन बोलता था या इंडो चाइना रीजन बोलता था, या फिर बाद में उन्होंने एफ-पैक रीजन बोलना शुरू किया। बट अभी ये शिफ्ट होकर देखिए थोड़ा सा, अभी इसको बोल रहा है इंडो पैसिफिक। तो हमारा जो है इम्पोर्टेंस जो है इसी से पता चलता है कि हम धीरे धीरे जो है इस एरिया में अपना जो है दबदबाव बनाए रखे हैं। एक कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूँगा, बट एक अलग से हटकर डिसीजन आया है अपने मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर मिस्टर ज़ोरमथांग का। उन्होंने कहा है कि जो म्यांमार से भाग के शरणार्थी आ रहे हैं उनको हमने शरण देना है, और वो जो रिएक्ट कर रहे थे, जो 10 मार्च को हमारे होम मिनिस्ट्री ने कहा था, एक एडवाइजरी जारी किया था मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर को कि म्यांमार रेफ्यूजीज़ को जो है आप शरण नहीं देंगे और उनको वापस रेस्पेक्टफुली वापस भेज देंगे। ये तो उसी के लिए था, बट एक स्टेट बोलता है नहीं उसको लेंगे। लेने में प्रॉब्लम नहीं है, जो क्रिएशंस हैं, जब जो रोहिंग्या मुस्लिम्स आए थे या फिर जो म्यांमार के अभी बंदे आ रहे हैं, इनमें थोड़ा सा जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी में इशू होता है। तो जब तक ये अकाउंटेबिलिटी ना हो तब तक मेरे हिसाब से इंडिया को इसमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। तकरीबन 2.5 ईयर्स के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी पे जो है अपना मुलाकात किया हुआ है, और दोनों कंट्रीज़ अपने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो है कई सारे बातचीत वगैरह वो करेंगे। ये एक डिफरेंट चेंज है। हाल ही में हमने देखा है कि जो पाकिस्तान का रुख है वो उसका पहले की तरह नहीं है, अभी वो नरम पड़ चुका है, वो अभी शांति की बात करता है, वो अभी अपने अच्छे रिलेशंस बहाली की बात करता है। ये सब अभी जो फ़िलहाल जो उसके ऊपर फाइनेंशियल टास्क फोर्स की तलवार जो लटक रही है उसकी वजह से है, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान का, ये किसी दिन स्पाइरल होगा, ज़्यादा होगा। तो शायद उसी के चक्कर में ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अभी शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। ये एक छोटा सा रिसर्च हुआ था जिसमें बोला गया है कि अभी लेटेस्ट ये बोला गया है कि जो कोविशील्ड की जो दवाई है, जो उसके पहले डोज़ और दूसरे डोज़ के बीच में अंतर जो है अभी 8 हफ्ते का होना चाहिए। पहले ये तकरीबन 4 हफ्ते का होता था, 1 महीने का होता था। अभी बोला गया है कि एज़ पर सम रिसर्च ये जो है इसको आप 8 हफ्ते के बाद, कोविशील्ड की बात हो रही है कि जबकि कोवैक्सीन जो है उसका अभी भी तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के बाद का सेकेंड डोज लेना ज़रूरी है। यूएस और जापान ने ये बहुत दो टूक शब्दों में कहा कि अगर
अगर जो है ताइवान और चाइना के बीच में किसी किस्म की झड़प, लड़ाई या फिर वॉर होता है तो ये दोनों कंट्री जो है बेझिझक ताइवान का सपोर्ट करेंगे। एक काफ़ी बड़ा मैसेज है चाइना के लिए कि वो जो अपना उधर उसके रीजन में अपना दबदबा बनाया रखना चाहता है, तो उसके लिए एक छोटा सा मैसेज बट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दो सुपर पावर कंट्रीज़ के लिए, दैट इज़ यूएस और जापान की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, जो कि MDSL के नाम से जाना जाता है, उससे तकरीबन 1300 स्पेशलिस्ट लाइट व्हीकल्स आर्मी के लिए लेने का फ़ैसला किया हुआ है। ये लाइट व्हीकल्स की पिक्चर्स जो कि खाकी कलर में थी, काफ़ी सारा इंटरनेट पे वायरल हो रहा था। ये पिक्चर्स जो है 1056 करोड़ की लागत से इन 1300 व्हीकल्स को लिया जाएगा एंड इसको वेरियस फाइटिंग यूनिट्स को दिया जाएगा, खासकर जो आगे हैं उधर, जिन पे इस पे आप मीडियम मशीन गन लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर लगा सकते हैं एंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाने का भी प्रोविज़न है। तो ये एक अच्छी बात है, अपने देश के खुद के एक कंपनी को ही ये मिला है जो पहले हम दूसरे कंट्री से लेने की बात सोच रहे थे। एक साइंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जापान स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रोस्केल ने एक हाल ही में एक बहुत ही सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है ELSA-D। ये ELSA-D जो है, जो स्पेस में जितनी भी डिब्रीज होती हैं, जो सैटेलाइट के जो हिस्से पुर्जे जो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए इन्होंने ये प्रोटोटाइप बनाया हुआ है। और इसकी वजह से जो है, जो स्पेस में ये डिब्रीज जो फ्री फ्लोटिंग होती हैं, जो उड़कर किसी और सैटेलाइट में लगकर उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए ये जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। एंड इसकी टेक्नोलॉजी से ये बोलते हैं कि ये जो है, ये जो सैटेलाइट है, ये डिब्रीज को पूरा का पूरा जो है कलेक्ट कर एक कैप्सूल में लिया जाएगा और ये अपने आप को किसी स्पेस स्टेशन के साथ डॉक कर लेगा, जहाँ पर इसको या तो रिसाइकिल किया जाएगा या फिर इसको फोर्स्ड एंट्री, अर्थ के फोर्स ऑर्बिट में फोर्स एंट्री कर इनको एटमॉस्फेयर में ही जला दिया जाएगा। ये एक बड़ा ही सरप्राइजिंग मूव है चाइना की तरफ से। चाइना बोलता है कि वो अपने ऐप्स को उन्होंने एक निर्देश जारी किया है कि वो अभी किसी भी यूज़र से उनके बारे में यूज़र डाटा फोर्सफुली नहीं ले सकते और उनको कहीं पे भी ये प्रोविज़न जो है उन्होंने बंद कर दिया कि कोई नॉन एसेंशियल डाटा है वो नहीं लिया जाएगा। बट ये इस चीज़ को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, बिकॉज़ चाइना का जो सरकार है, चाइना का जो सरकार है, वो उनका हुक्म क्लियर ये है सभी को कि सारा डाटा जो है उनके थ्रू जाएगा। सो आई डोंट थिंक इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, बट शायद चाइना अपने आप को अभी थोड़ा सा लिबरल बताने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसके ऊपर फ़िलहाल उइग़ुर मुस्लिम्स के जो दबाव है उसके लिए हो सकता है। ये एक पॉइंट मेरा यहाँ लाने का मकसद यही था कि जो बार बार आपको बताने का कि अभी देखिए, एक US के एक लॉ मेकर हैं कैथी मैकमॉरिस रॉजर्स, उन्होंने गूगल, फेसबुक और ट्विटर को क्रिटिसाइज़ किया है और एक कांग्रेशनल हियरिंग्स जो होती हैं उनकी, उसमें कहा है कि आप तीनों हमारे इस देश के सबसे बड़े, हमको डर आपसे लगता है। बात मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि हम इस दौर पे गुज़र रहे हैं और शायद ऐसी जगह पहुँच रहे हैं जहाँ पे कोई कंट्री जो है स्ट्रांग नहीं होगा, सुपर पावर नहीं होगा। अभी हमारा फ्यूचर होगा जहाँ पे एक कंपनी सुपर पावर होगा जो यूज़र का डाटा कंट्रोल करता हो। फ़िलहाल जैसे फेसबुक हो गया, अभी कई सारे रूमर्स ये थी कि फेसबुक जो है दुनिया भर के देशों के उनके इलेक्शंस में इंटरफेयर करके मैनिपुलेशन कर रहा है। सो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो कंपनीज़ हैं, जो गूगल और फेसबुक, ये बनेंगी दुनिया की सुपर पावर्स। तो हमको, हमारे देश को खासकर, जो हम अभी जो मिस्टर रविशंकर प्रसाद जो हिंट करते हैं बार बार, वो सही है कि हमको इंडिया में इस ऐसे बाहरी कंपनीज़ की जगह पे अपनी खुद की कंपनीज़ हो जो हमारे लिए फेवरेबल रहें। हाल ही में पिछले वाले हमारे अपडेट में हमने ये डिस्कस किया था कि जो स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई थी इंडिया में,
जिससे हमको तकरीबन 4 लाख करोड़ की फ़ायदा हुआ था गवर्नमेंट को। उन्होंने ये बोला है कि जो ये स्पेक्ट्रम दिया था, इसमें कंपनीज़ जो है अपना 5G सर्विसेज को इस स्पेक्ट्रम में लागू कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा होगा। अभी जो मेजर 3 बिडर्स थे जिन्होंने ये स्पेक्ट्रम ख़रीदा था, एक तो भारतीय एयरटेल ने, अगला वाला था वोडाफोन आइडिया वाला मिलीजुली कंपनी, और तीसरा था रिलायंस जियो। तो हो सकता है इस परमिशन के बाद अभी इंडिया में बहुत जल्द हम 5G सर्विसेज का भी इस्तेमाल होता हुआ देख सकते हैं। ये बात जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर कम्युनिकेशंस मिस्टर संजय धोत्रे ने, उन्होंने बताया था। अभी जो इंडिया की जो परिस्थिति है, हम पर जो ये क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो है बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी सऊदी रोक देता है, कभी उसकी प्रोडक्शन कम कर देता है, फिर हम यूएस की तरफ जाते हैं। इसी सिलसिले में अपने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारी नए दोस्त बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की थी, उसमें हमारा एक नया कंट्री हमने एक दोस्त बनाया है इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूसर, जिससे हम अब ऑयल ख़रीदेंगे, वो है गुयाना। गुयाना जो है अफ्रीका का एक ऐसा कंट्री है जिस पे अभी ऑयल मिला है, और हमने उसके साथ एक एग्रीमेंट भी कर लिया है जिससे 1 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो गुयाना से हम अपने लिए मंगवाएंगे। ये जो है उनके जो पोर्ट है, उनकी जो ट्रेडिंग कंपनी है ट्राफिगुरा, वहाँ से अपने पास भारत में तकरीबन 8 अप्रैल को पहुँचेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है हाँ, कि हम ना केवल अभी अमेरिका, सऊदी या फिर सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ को छोड़कर अभी हम अफ्रीका की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। तो आप हमको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। जो इंडियन गवर्नमेंट का जो रेल विकास निगम लिमिटेड था, जो कि एक 100% पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, जिसको रेल मिनिस्ट्री ने 2030 में बनाया था, उसमें तकरीबन 15% जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि इसको प्राइवेटाइज़ करेगी, जिससे अच्छा ज़्यादा कंपटीशन मिले और पैसेंजर्स को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने का मौका मिलेगा। जब से हमारा ये बालाकोट हुआ है, 370 हुआ है और पुलवामा हुआ है, तब से इंडिया ने खासकर पाकिस्तान के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और यहाँ तक कि उनसे बातचीत भी हमने बंद कर दी थी। बट हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के जो नेशनल डे था मार्च 22 को, उस दिन उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर उनको ये बताया है कि भारत जो है अपने नेबर्स के साथ एक कॉर्डियल रिलेशंस बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि ये जो पाकिस्तान अपने पास जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स को पनाह दे रहा है उसको वो बंद करें। तो और साथ ही साथ उन्होंने जो पीएम इमरान खान है पाकिस्तान के, जो कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको जल्द से जल्द रिकवर करने की जो है शुभकामनाएं भेजी हैं। All this I feel there is something between Pakistan and India which is going on. हाल ही में पहले सीज़ फायर वॉलेशन के ऊपर, फिर अभी इंडस वाटर ट्रीटी, उसके बाद ये ऐसे लेटर लिखना, शायद बैकडोर्स, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कितने भी कंट्रीज़ में कितनी भी तनाव हो क्यों ना हो, एक बैकडोर चैनल हमेशा चलता रहता है, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो चलता रहता है। तो शायद उसी का ये नतीजा है। बहुत अच्छी खबर आ रही है कि रशिया से, कि जो हमारे 4 इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि रशिया में गगनयान के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, वो वर्ष अपना फरवरी 10, 2020 से, और वो उनकी ट्रेनिंग जो है अभी ख़त्म हो चुकी है और वो लोग अभी आगे गगनयान के लिए तैयार हैं। ये बात रशिया के जो स्टेट स्पेस कोऑपरेशन हेड है मिस्टर दिमित्री रोज़ानोव, उन्होंने ये बात कही थी। भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार जो अपना एक वीवीआईपी एयरक्राफ्ट, जिसको हम एयर इंडिया 1 के नाम से जानते हैं, उसको जो एक B777 एयरक्राफ्ट है, उसका इस्तेमाल किया है, और वो पहुंचे हैं अपने पहले उड़ान दिल्ली से लेके बांग्लादेश के ढाका के लिए, जो उनका 3 दिन का विज़िट था बांग्लादेश के लिए। वहाँ पे उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स को और ट्रीटीज़ को जो है वहाँ साइन किया है।
वहाँ पे उन्होंने 5 MOUs पे साइन किया है, जो कि कनेक्टिविटी, कॉमर्स, इंफो टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने ये जो है इस ट्रीटीज़ जो है साइन किया हुआ है। और उन्होंने उनके जो लिबरेशन डे है उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, उनको वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन 9.6 थाउजेंड करोड़ का लोन जो है उनको देने का फ़ैसला किया है। ये इससे पहले IMF ने भी उनको 3.6 थाउजेंड करोड़ देने का फ़ैसला किया था। ये पाकिस्तान जो अभी फेल्ड स्टेट बनने जा रहा था उसको एक रिलीफ है। तो शायद ये इनकी जो रीसेंट एफर्ट्स थी, जो भी मे बी कॉस्मेटिक ऊपर ऊपर की, वो शायद उसका नतीजा ये है कि वर्ल्ड बैंक जो है और जो IMF है ये लोन देने को तैयार हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है, अनाउंस किया है कि एयर इंडिया जो है तक पूरा का पूरा 100% प्राइवेटाइजेशन करेगा एयर इंडिया में। ये एयर इंडिया यूनियन मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ये कहा था कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, एयर इंडिया ऑलरेडी लॉसेस में जा रही है, इनकी काफ़ी सारी डेट्स हैं, तकरीबन 60,000 करोड़ डेट है, और वो अगर ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक्चुअली ये कहा है कि या तो वो एयर इंडिया को या तो पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, या फिर इसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर कर इसको थोड़ा सा वापस उभार सकते हैं। अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी पता है, टाटा ग्रुप इसमें इंटरेस्टेड है इस एयर इंडिया में, और आई थिंक एक कतार कंपनी है जो कि इंडिया के किसी के थ्रू इस डील को ख़रीदना चाहता है। पाकिस्तान के इस सारे ड्रामेबाजी के बीच में उन्होंने हाल ही में शाहीन 1A न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का जो है परीक्षण किया है सफलतापूर्वक, और बताया जाता है कि इसका 900 किलोमीटर्स का जो रेडियस है वो है इस पे है। एंड ये बेसिकली वो रीवैलिडेशन करना चाहते थे उनके टेक्निकल पैरामीटर्स पे। एंड ये 4th उनका मिसाइल टेस्ट था जनवरी 20 से लेके अब तक। तो साथ साथ में तभी हम कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना को बिलीव किया नहीं जा सकता। हाल ही में जो हम अभी से पहले डिस्कस कर रहे थे, मोदी जी जो बांग्लादेश के विज़िट पे थे, उन्होंने एक कई बड़े दिनों से एक प्रोजेक्ट पेंडिंग था, उसका जो है उन्होंने उद्घाटन किया है। दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट का नाम था मैथिली एक्सप्रेस। ये है जो ट्रेन जो कि ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलती है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना से जो आने वाली जो बॉटल्स होती हैं, जो प्लास्टिक पेट बॉटल्स होती हैं, उस पर काफ़ी सारा जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उस पर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, अभी ये माल जो इंडिया में बहुत सस्ते दामों पे आ रहा था, जिसकी वजह से इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स थे इनको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिल रहा था। अभी जो ऐसे बिजनेसमैन हैं जो चाइना से ये बॉटल्स को इंपोर्ट करते थे और उसमें अपना जो भी है पानी भरना या फिर कोई और चीज़ भर के इनको इंडिया में बेचा जाता था, तो उस पर अभी थोड़ी सी नकेल कसेगी, और इससे जो है इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको थोड़ी राहत मिलेगी और उनका जो है पैसा जो है उनका जो बिज़नेस है थोड़ा बढ़ेगा। फिर से एक साइंस और टेक्नोलॉजी के संबंधित पॉइंट है ये। बॉस्टन डायनामिक्स ने एक प्रोटोटाइप नया रॉबोट बनाया है जिसका नाम है स्ट्रेच। ये स्ट्रेच जो है फ़िलहाल जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं उसमें ये तकरीबन 22 से 23 किलो के जो बॉक्सेस होते हैं उनको उठाकर 1 घंटे में तकरीबन 800 बॉक्सेस जो है वो स्टैक कर सकता है। और इसका फ़ायदा इंडियन आर्म फोर्सेस में क्या होगा, अगर ऐसा वाला होगा तो आपकी जो लड़ाई के दौरान जितने भी भारतीय सैनिकों को जो लोडिंग करने की प्रॉब्लम आती है, वो बेशक उनका सामान हो, एम्युनिशन हो, आर्म्स हो, जो भी हो, ये अगर ऐसा एक रोबोट मिल जाता है और जो कि इसमें रख सकते हैं, तो ये आपकी जो है फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ को और इंक्रीज़ कर सकता है। और एक साइंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है ये, इंटेल ने एक नया ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस एक्टिवेटेड बैकपैक का निर्माण किया है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड, बेसिकली जो लोग देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनको नेविगेट करने के लिए और उनके आसपास के जो सराउंडिंग्स है उनके बारे में उनको एक
जानकारी देने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया है। एक छोटा सा लैपटॉप जैसा होता है जिसके ऊपर एक OAKD कैमरा फिटेड होता है और ये वेस्ट पैक के हिसाब से चलता है। ये फ़ोटो अगर आप देखेंगे, दो इंटेल ने बनाया है, इंटेल की तरफ से है, पर ये एक इंडियन ने इसका इजाद किया हुआ है। और सून इनको इन्होंने इस पर GPS भी लगाने का एक प्लान किया है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक्स और आपके आसपास जितने भी फास्ट मूविंग थिंग्स है उसका जानकारी जो है ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की सहायता करने में मदद करें। एक बड़ी कूटनीति, ईरान और चाइना ने 25 साल कोऑपरेशन का एक एग्रीमेंट किया हुआ है। हम जानते हैं कि ईरान और चाइना जो है US के खिलाफ है, तो ऐसे कहा जाता है दोस्त का दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। सो दैट वे इन दोनों ने एक 25 इयर्स का एक पैक्ट कर लिया है। इससे चाइना को ये है कि इन्होंने जो BRI एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया था, उससे इनको एक बूस्ट मिलेगा चाइना को। और साथ में हमारे लिए ये नुकसान की बात है, जो ईरान में हमारा जो एक पोर्ट है जिसके ऊपर हमने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ग्वादर पोर्ट, और जो हम सोच रहे थे कि जिसकी वजह से हमारा जो है मैरिटाइम लाइंस कम होकर सीधे पोर्ट से लेकर अफ़गानिस्तान के होते हुए जो इंडिया में जो हमारी जो मटेरियल मूवमेंट होगा वो जो कम होगा, तो इस जो इनकी दोनों की जो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन की बात हो रही है, इससे हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो भारत को ईरान के साथ अपना जो है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको और अग्रेसिवली इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इंडिया ने हाल ही में 1 लाख कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं कोविशील्ड, इन्होंने नेपाल के आर्मी को दिया है। वहाँ पे उन्होंने उनको तकरीबन, इससे पहले भी हमने मार्च में तकरीबन 3,50,000 तक के डोजेस जो है हमने नेपाल को दिए हैं। ये सब बात कहने की है कि पॉलिटिकली नेपाल में कई सारा टर्मोइल हो रहा है, बट जो बैकडोर्स होते हैं, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं, ये हमेशा काम करते रहते हैं और ये एक जेस्चर है नेपाल को कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अब मेरे तीसरे अपडेट में, इससे पहले 30 अपडेट में मैंने ये डिस्कस किया था नल से जल की जो परियोजना भारत में लागू की गई थी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उन्होंने कहा है कि अभी तक जो है 4 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड है वहाँ पे पानी का प्रबंध कर दिया गया है, जो कि जो हर घर नल से जल स्कीम लॉन्च हुआ था 2019 में, उसके अंतर्गत। तो ये और अभी इनका ये मकसद है कि बाय 2024 और अगले 2 साल के अंदर जो है ये चाहते थे कि हर देश के हर जगह पर ये अपना नल से जल का जो है प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो। एज ऑफ टुडे गोवा, अंडमान निकोबार आइलैंड, तेलंगाना में जो है 100% टैप वाटर का जो है प्रावधान है। पाकिस्तान ने हाल ही में उनके जो इकोनॉमिक बॉडी है, उन्होंने ये कहा है कि चलो अभी हम इंडिया से इनका जो भी कॉटन यान है वो हम इंपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ शुगर भी इंपोर्ट करेंगे। बट पाकिस्तान को जानते हुए मुझे डाउट था जब ये ट्रीटी हुई है, जिसको मैं आगे अभी कवर करूँगा, उसी को आई थिंक अभी रिसेंटली प्ले डाउन कर दिया है पाकिस्तान ने फिर से। आई थिंक इमरान खान ने इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक कंडीशंस नॉर्मल नहीं हो सकती, हम इंडिया के साथ कोई मेल नहीं रखेंगे। बाकी अच्छी खबर है, जो 3 राफेल जेट्स जो कि हमारे पास पहुंचने थे वो कल पहुंच गए और ये गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो कि अंबाला में है वहाँ पे जाके ये उनके साथ मिल गए हैं, जिसकी वजह से अभी हमारी टोटल राफेल की नफरी हो गई है 14। सो अभी ये आतिश में वाया UAE के जो एक उनका एयरबस 330 था, जो कि एक मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर था, उन्होंने ऑयल इनको रिफ्यूल किया था मिड एयर में, जिसकी वजह से वो गल्फ़ ऑफ ओमान के पास से ये रिफ्यूल होकर वापस भारत में पहुँचे हैं। हाल ही में जो म्यांमार में जो कू हुआ है और उसके ऊपर कुछ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर एक आरोप लगा था कि HAL ने कई सारी जो है उनको एयरक्राफ्ट दिया था, जिसकी वजह से उनके वहाँ कंट्री में बहुत उसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
और सिविलियंस को मारने के लिए। तो इस पे HAL ने क्लियर कट एक वो अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है। उसने कहा है कि 2017 से लेकर 19 तक उनके बीच में किसी भी किस्म का कोई भी डील नहीं हुआ है। दिस इज़ जस्ट अ पॉइंट टू नोट। अगर कोई क्वेश्चन आपका म्यांमार के ऊपर आता है और इंडिया म्यांमार के रिलेशंस के बीच में है, तब ये क्वेश्चन को इस पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं। ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, पाकिस्तान ने भारत से चीनी और कॉटन को इंपोर्ट करने का डिसीजन जो है वापस ले लिया है। जो DRDO लैब है यूपी के कानपुर ज़िले में, उन्होंने एक नया बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है जिसका टोटल वेट 9 kgs है। आई थिंक अभी तक इंडियन आर्मी के पास जो जैकेट है तकरीबन 17 से 20 किलो की जो जैकेट की वेट होती थी, जिससे सोल्जर को बहुत तकलीफ़ होती थी और उस ऑपरेशंस करने में। ये थोड़ा सा लाइट वेट जैकेट है और कम्प्लीटली बुलेट प्रूफ है और ये 9 kgs का है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम है आगे के लिए। इसकी एफिकेसी और कितनी फंक्शनैलिटी है वो शायद बाद में ही पता चले। भारत और मॉरिशस ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको FTA बोलते हैं उसको साइन किया है 22 जो हुआ था 22 फरवरी 22 से, और ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके अंतर्गत तकरीबन 310 आइटम जो है एक्सपोर्ट करने का जो है वो मौका मिलेगा भारत को, और मॉरिशस को तकरीबन 615 आइटम्स का प्रेफरेंशियल मार्केट मिलेगा इंडिया में। सो एक अच्छी चीज़ है। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, हमने मॉरिशस को काफ़ी जो है मदद की है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, उनको काफ़ी सारा पैसा दिया हुआ है। बिकॉज अगर आप देखेंगे मॉरिशस का इम्पोर्टेंट हमको जो चाइना के जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसको काउंटर करने के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली इंडिया ने एक म्यांमार के जब से कू हुआ है तब से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं की थी, बट उन्होंने अभी रिसेंटली जो हमारे एक मिस्टर TS तिरुमूर्ति जो हैं इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने कहा है कि जो वायलेंस हो रहा है म्यांमार में उसकी वो कड़ी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि दोनों जो पक्ष हैं अपना थोड़ा सा संयम बरत के रखें, और वो कहते हैं कि वायलेंस किसी का चीज़ का समाधान नहीं है। So probably this is the only statement which India has made as far as the Myanmar coup is concerned. So that's all friends. हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, बट फिर भी मैंने तकरीबन 40 से 50 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है इसमें। आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइए। ये आपको करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स किसी भी किस्म के, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और भगवान आपको हमेशा सुखी रखे। धन्यवाद।